नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जा रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का केमिस्ट्री का सब्सिडी का एग्ज़ाम तो हो गया और हमने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाले थे तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई हम तो पिछले साल का पेपर लेके एज इट इज़ उसको आपको एक्सप्लेन कर दिया और डाल दिए। तो इसमें तो क्योंकि हम बोले थे कि अधिकतर जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होता ही है, यही ट्रेंड है। जो चाहे ये यूनिवर्सिटी हो या कोई और भी यूनिवर्सिटी हो ना, तो कुछ न कुछ क्वेश्चन वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट डाल ही देते हैं। ठीक थे। तो और कुछ बच्चे ने कमेंट भी किया था कि 75 से 80% क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट था, कुछ ही क्वेश्चन नया बनाया गया था, नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन रिपीट ही था। तो जिन्होंने अच्छे से देख के गया होगा वीडियो, उनका तो आसानी से वो सिर्फ क्वेश्चन देखते होंगे, ऑप्शन देख के टिक करते होंगे, तो इससे आपको एक प्रकार से आसानी हो जाती होगी। उसी और बोटनी, हाँ बोटनी का भी हम वीडियो डाल दिए हैं, उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। अगर नहीं आपको नहीं मिल रहा हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप प्लीज़ जाकर उसको देखिए अच्छे से, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए। और ये जो वीडियो बना रहे हैं उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक, जैसे डीएनए के बारे में है, क्रोमोसोम के बारे में है, स्पिंडल फाइबर के बारे में है, मेंडल के क्रॉस के बारे में है, तो उस सब टॉपिक को हम उठाए हुए हैं। मिसलेनियस एक प्रकार का वीडियो है और सभी चीज़ को थोड़ा थोड़ा बताए हुए हैं, ठीक, ताकि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाए और अच्छे से कुछ एक्स्ट्रा अगर आ भी जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं टॉपिक डीएनए से, डीएनए के बारे में। ठीक, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए या डायरेक्ट हम मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देंगे, आप वहाँ से सीधे हमें व्हाट्सअप में पे मैसेज भी कर सकते हैं। और वैसे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का वीडियो का लिंक डाल देंगे। देखिए सुनिए, ये डीएनए के बारे में है। डीएनए डिस्कवर्ड बाय एफ मिस्टर। डीएनए की जो डिस्कवरी की थी उनका नाम था एफ मिस्टर इन पस सेल न्यूक्लियस। कहाँ? तो पस सेल। पस सेल जानते हैं ना, कि मान लीजिए किसी को कोई घाव नहीं हो जाता तो उसमें वाइट वाइट जो एक प्रकार से जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है, उसी को कहते हैं पस। तो उसके पस सेल के न्यूक्लियस में डीएनए को देखा था, लेकिन फिशर जिसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन, याद रखिएगा, फिशर इसका नाम दिया था न्यूक्लियन। फिर समय 1869 में डीएनए का डिस्कवरी हुआ था, याद रखिएगा। अल्टमान कॉल्डिक न्यूक्लिक एसिड, अल्टमान कोई और दूसरा साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड दिया था। और जो जैकेरिस है उन्होंने इसका नाम डीएनए दिया था। तो ये हुआ डीएनए के बारे में। अगर डीएनए से क्वेश्चन पूछ देगा कि डीएनए का डिस्कवरी कौन किया था, तो डिस्कवर्ड बाय एफ मिस्टर। कहाँ पर? तो पस सेल न्यूक्लियस में, जिसको उन्होंने न्यूक्लियन कहा था। ऑल्टमान इसको न्यूक्लिक एसिड कहा और जैकेरिस इसको डीएनए कहा। आपको पता होगा कि डीएनए होता क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड कंबाइन होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड जानते होंगे। न्यूक्लिक एसिड फिर क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका पॉलीमर है। आप एक बार थोड़ा बहुत डिस्कस कर देते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ से मिलकर बनता है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ओके, नाइट्रोजनस बेस में आप सुने होंगे दो प्रकार का होता है नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर भी दो है, एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडीन के अंदर तीन नाइट्रोजनस बेस है, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ओके, शुगर, राइबोज शुगर जो कि पेंटोज शुगर है, या तो राइबोज शुगर या डिऑक्सीराइबोज शुगर होगा। डीएनए के अंदर कौन सा शुगर मिलेगा, तो डिऑक्सीराइबोज शुगर, मतलब एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। तो जब नाइट्रोजनस बेस जैसे प्यूरिन या पायरिमिडीन हो, उसके साथ कुछ पेंटोज शुगर, राइबोज या डिऑक्सीराइबोज शुगर मिल जाता है, तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। यही नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस इसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप मिल गया है, ठीक, फॉस्फोरिक एसिड, तब ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड। यही जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसी का अगर पॉलीमर हो, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के न्यूक्लियोटाइड के साथ अगर जुड़ रहा है, तो वही बनाता है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड ही डीएनए है। ये थोड़ा बहुत एक प्रकार का ओवरव्यू था, ठीक। देखिए, चारगफ रूल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए हम इस टॉपिक को भी लिए हैं। चारगफ रूल क्या है समझिए। इसको दिया था बाय इरविन चारगफ। इरविन चारगफ साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसको दिया था। एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओनली, जो चारगफ रूल एप्लीकेबल है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसी के लिए।
आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही एप्लीकेबल। ध्यान रखिएगा चारगप रूल। इन्होंने क्या कहा था चारगप ने कि नंबर ऑफ प्यूरिन बराबर नंबर ऑफ पायरिमिडीन, कि जितना भी प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा। देखिए प्यूरिन कौन कौन है, प्यूरिन में आप नोट कीजिए एडेनिन और ग्वानिन, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक। एडेनिन ग्वानिन क्या हुआ, प्यूरिन हुआ। पायरिमिडीन हम बता देते हैं। पायरिमिडीन देखिए, पायरिमिडीन के अंदर 3 आता है नाइट्रोजनस बेस, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिल, यूरेसिल और थाइमिन, ठीक। ये पायरिमिडीन के अंदर 3 नाइट्रोजनस बेस है। तो इन्होंने बोला था चारगप ने कि अगर कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें अगर 10 प्यूरिन है ना तो पायरिमिडीन की संख्या भी 10 ही होगी। आपको क्वेश्चन दे देगा कि कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो प्यूरिन है वो 1000 है, तो पायरिमिडीन की संख्या कितनी होगी, वो भी 1000 ही होगी चारगप के अकॉर्डिंग। यही है रूल, ठीक। प्यूरिन में कौन कौन होता है, एडेनिन प्लस ग्वानिन, और पायरिमिडीन में साइटोसिन प्लस थाइमिन अगर डीएनए है तो। क्योंकि पता होगा आपने अगर अच्छे से स्टडी किया तो यूरेसिल सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो यूरेसिल है ये है पैरामिड नाइट्रोजनस बेस, लेकिन सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ हम लोग सिर्फ डीएनए पढ़ रहे हैं, ठीक। चारगप सिर्फ डीएनए के बारे में बात करता है, आरएनए के बारे में, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके नेक्स्ट, अगर इसी को हम एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन प्लस, जैसे थाइमिन हुआ, साइटोसिन प्लस थाइमिन को नीचे ले आते हैं तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यही है A+G/C+T = 1। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट आता है बेस रेशियो। बेस रेशियो क्या होता है, तो A+T/G+C का रेशियो, A+T एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन। देखिए एडेनिन जो बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, ठीक। यही एडेनिन प्लस थाइमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन। ये वेराइज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज बट इट इज कांस्टेंट फॉर स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के लिए बेस रेशियो अलग होगा, लेकिन एक स्पीसीज के लिए बेस रेशियो सेम ही होगा। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो धरती पर जितना भी ह्यूमन होगा सबका बेस रेशियो सेम होगा। लेकिन बैक्टीरिया अलग स्पीसीज है, ठीक। ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो वो अपना एक अलग स्पीसीज है। धरती हाँ जितना धरती पर बैक्टीरिया होगा सबका बेस रेशियो सेम होगा, लेकिन बैक्टीरिया और ह्यूमन इनका अलग अलग होगा। घोड़ा एक स्पीसीज है, गधा एक स्पीसीज है, कुत्ता एक स्पीसीज है, तो अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग होगा। लेकिन जैसे घोड़ा का बात की तो जितना भी घोड़ा हो, चाहे इराकी घोड़ा हो या भारत का घोड़ा हो या महाराणा प्रताप का घोड़ा हो, सभी का बेस रेशियो सेम होगा, घोड़ा का ही जैसा होगा, लेकिन घोड़ा और गधा का अलग होगा। ये ध्यान रखिएगा। विल्किंसन आर फ्रैंकलिन, बस हल्का पढ़ देते हैं, इससे क्वेश्चन तो नहीं है, वो एक बार पढ़ देते हैं। अगर आप लोग कहीं नीट का तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा नॉलेज नीट के लिए भी जरूरी है। प्रोड्यूस्ड वेरी फाइन एक्सरे क्रिस्टोग्राफी ऑफ डीएनए एंड डिस्कवर्ड दैट डीएनए इज ए हेलिकल स्ट्रक्चर। इन्होंने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टोग्राफी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल मतलब इस प्रकार का, आप देखे होंगे डीएनए का अगर कभी स्ट्रक्चर देखे होंगे तो यही है डीएनए। फिर है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, with the help of X-ray crystallography work of Wilkins and R. Franklin give the famous double stranded model of DNA। जो आर फ्रैंकलिन और विल्किंसन और आर फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बताया कि, और ये स्ट्रक्चर दिया कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स, डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए आप देखते होंगे जो किसका दिया हुआ है, वाटसन एंड क्रिक का। ध्यान रखेंगे डबल स्टैंडर्ड मॉडल जो डीएनए का दिया हुआ है, जो हमारे सिलेबस में है, वो वाटसन क्रिक का दिया हुआ है। थर्ड लाइन देखिए, विल्किंस वाटसन एंड क्रिक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1962 फॉर डिस्कवरी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। विल्किन, वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज 1962 में दिया गया डीएनए के स्ट्रक्चर के डिस्कवरी के लिए। इसमें आप अब आर फ्रैंकलिन का नाम नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि आर फ्रैंकलिन तब तक मर चुके थे। आर फ्रैंकलिन के देहांत हो चुका था 1960 के आसपास। और एक सबसे बड़ी खास बात है नोबेल प्राइज़ की, वो पोस्ट ह्यूमसली मतलब मरणोपरांत नहीं मिलता है। नोबेल प्राइज़ कभी भी मरणोपरांत नहीं मिल सकता, चाहे वो शख्सियत कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर उसके रहते रहे मिल गया तो मिल गया, लेकिन अगर उसका नामकरण हो भी गया और उनकी डेथ हो जाती है तो उसको बहुत कम चांस है, मतलब मरणोपरांत नहीं मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, जो एडेनिन है थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। और ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड की मदद से साइटोसिन, ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से
अपना बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ये नीट 2020 में भी पूछे हुआ है, अगर नीट की तैयारी करते होंगे तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारे जो सिलेबस में वो क्या है, बीटा डीएनए। ठीक, बीटा डीएनए और वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। बीटा डीएनए कहिए या वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। जो वाटसन क्रिक दिया था वो बीटा डीएनए दिया था। बहुत प्रकार का डीएनए का मॉडल है। ठीक, इसको राइट हैंड कॉइल्ड भी कहते हैं। ठीक, देखिए इसके अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आया भी है, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन का, अगर मेरा लिंक देखिएगा तो उसमें आपको ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। इसको पिच कहते हैं। देखिए यहाँ से हम जहाँ मार्क कर रहे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको पिच कहते हैं, एक पिच। यही हुआ 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, पिच ऑफ द हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम। इसके अंदर 10 बेस पेयर होता है, ये सब बेस पेयर है। बेस पेयर इसके अंदर 10 बेस पेयर होता है। और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव बेस पेयर, मान लीजिए ये बेस पेयर है पहला और ये बेस पेयर है दूसरा, इस दोनों के बीच का कितना होगा डिस्टेंस, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे आता है कि अगर 2 बेस पेयर के बीच में दूरी पूछ ली तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, और पिच लेंथ या 10 बेस पेयर के बीच की दूरी पूछ ली तो 3.4 को 10 से गुना कर दीजिए, 34 एंगस्ट्रॉम, सिंपल। ठीक, और इसको कहते हैं डायमीटर। ये जो 20 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ से जो यहाँ की दूरी थी इसको तो डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक, तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का आपको वो हो सकता है नैनोमीटर में अगर दे दे तो बदलना आना चाहिए। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एक नैनोमीटर जो होता है nm 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक, देख लीजिए जैसे ग्वानिन है, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर देख रहे हैं। साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड बना रहा है। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी देख लीजिए, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। हिस्टोन ऑक्टोमर के बारे में आप देखे होंगे, उसमें क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन वन ह्यूमन सेल। आपको पता है कि क्रोमोजोम का संख्या हमारे सेल में कितना है, तो एक सेल में 46 है। ऐसा हमारे पास मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स है। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन दी 46 क्रोमोजोम 2.2 मीटर। जो इस 46 क्रोमोजोम को मिला के पूरा का पूरा लेंथ जो है डीएनए का कितना है, 2.2 मीटर। समझिए 2.2 मीटर, और एक छोटे से सेल के अंदर, एक तो हम सेल नहीं देख सकते, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये 2.2 मीटर का डीएनए एकदम उसके अंदर रखा हुआ है। सच लॉन्ग डीएनए इज एकोमोडेटेड इन ह्यूमन ऑफ डायमीटर ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर। ह्यूमन सेल मतलब इतना लंबा डीएनए एक फ्यू माइक्रोमीटर डीएनए के अंदर, सेल के अंदर रखा हुआ है। दिस इज ड्यू टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ऐसा क्यों, अच्छे से पैक्ड है, इसको अच्छे से पैक किया हुआ है इसलिए रख पाया है। विथ प्रोटीन की मदद से टू फॉर्म क्रोमेटिन, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। जैसे आप अगर कभी घर जाते होंगे तो कुछ बच्चे को देखते होंगे सामान कम ही रहता है लेकिन उसका बैग पूरा भरा हुआ रहता है। और वही कोई बच्चे क्रिएटिव होते हैं तो ज़्यादा सामान भी होता है, उसी बैग में इतना अच्छे से रख लेते हैं कि लगता ही नहीं कि सामान है। तो पैक करने का भी एक गुण होता है। तो डीएनए के पास पैकिंग करने का बहुत ही सुंदर गुण है। देखिए क्रोमेटिन 2 चीज़ से मिलकर बनता है। इसमें एक डीएनए का प्रोटीन होता है, दूसरा होता है प्रोटीन। एक तो डीएनए प्रोटीन है, एक वो सिंपल प्रोटीन है। ये प्रोटीन भी 2 प्रकार का होता है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में ध्यान रखिएगा, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे आपके सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसी से देख कर हम ये बनाए हैं। लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है। लाइसिन आर्जिनिन क्या है, लाइसिन आर्जिनिन अमाइनो एसिड है। 20 प्रकार का अमाइनो एसिड के बारे में आप सब पढ़े होंगे। तो लाइसिन आर्जिनिन बेसिक प्रोटीन है। ठीक, और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन, एनएचसी में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन होता है। एट लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग ओनली हिस्टोन प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। लोअर लेवल पैकेजिंग मतलब क्या, मान लीजिए बैक्टीरिया है, उसके ऊपर प्रोटिस्टा है। ठीक, तो इस सब में जो डीएनए सब है लोअर लेवल का है, तो उसके अंदर अगर पैकेजिंग करना है तो सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन एट हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग, हम लोग में जो पैकेजिंग है बहुत हाई लेवल का है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड स्कैफोल्ड प्रोटीन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसको स्कैफोल्ड प्रोटीन भी कहते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है। देखिए फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन फॉर्म्स स्ट्रक्चरल कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जो प्रोटीन जो है पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है, तो एक होता है हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन का ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर कंसिस्ट ऑफ, जो ऑक्टामर होता है उसमें क्या क्या होता है, तो ऑक्टामर कंसिस्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा 2 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ
H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो H2A है, H2B है, H3 है, H4 का सबका दो दो मोलिक्यूल होता है। और एक क्या था 1/3/4 टर्न ऑफ मेड ऑफ डीएनए या 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर का डीएनए जो होता है रैप्ड अराउंड द हिस्टोन कोर, इस हिस्टोन कोर के अंदर ये लपेटा हुआ रहता है। ठीक, तो 2 मोलिक्यूल्स ये इसका याद रखिएगा। और एक होता है H1, जो H1 होता है इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। तो टोटल 9 ऑक्टा, मतलब हिस्टोन कोर में 9 गो ऑक्टामर होता है, जिसमें कि दो दो मोलिक्यूल हो गया H2, H2B, H4, तो 8 हो गया टोटल यहाँ। और एक H1 होता है जिसको लिंकर डीएनए कहते हैं, ये भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते आइए। प्लीज़ आपको अगर ये सब जानकारी अच्छा लग रहा है, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक छोटी सी जानकारी है कि यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है हम सभी का क्या है, तो डीएनए है। विद फ्यू वायरस, कुछ जो वायरस है जो एक्सेप्शन है, जहाँ आरएनए क्या है, जो तो जेनेटिक मटेरियल, वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए तो वायरस ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे याद रखिएगा क्यूबी बैक्टीरियोफाज, जो क्यूबी बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। टोबैको मोजेक वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। रेट्रोवायरस और रियो वायरस, ये जो चारों है इसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो मैक्सिमम के पास क्या होता है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देख लीजिए, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये टॉपिक क्या है, तो सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक ने था, जो नॉर्दर्न इंग्लैंड के साइड थे। उन्होंने इसको प्रोपोज किया था, मतलब इसके बारे में बताया था। स्कीम टू शो द फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, वो कैसे कैसे फ्लो करता है, मतलब कैसे कैसे क्या बनता है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। देखिए डीएनए से ही डीएनए का बनना, इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है डीएनए से ही डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। लेकिन डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ओके, और आरएनए से प्रोटीन का बनना उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोटीन से तो आरएनए नहीं बन रहा है, आरएनए से तो डीएनए नहीं बन रहा है, इसलिए कहते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को जेनेटिक मटेरियल का यूनिडायरेक्शनल फ्लो भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनिडायरेक्शनल, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक, आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, ही नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही रहता है। फिर आया था रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इन्होंने यूनिडायरेक्शन के बारे में बताया था, यूनिडायरेक्शनल फ्लो के बारे में। तो उसके बाद आया था रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये डिस्कवर्ड बाय टेमिन और बाल्टीमोर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उन्होंने इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। ट्रांसक्रिप्शन क्या था, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ये रिवर्स फ्लो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आरएनए से डीएनए बनेगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है किस एंजाइम की मदद से, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। डीएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट, डीएनए बनता है कहाँ, आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए का सिंथेसिस होता है। इसी को सी डीएनए, कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे सी डीएनए मतलब क्या, ऐसा डीएनए जो आरएनए की मदद से बना हुआ है। ठीक, उसको कहते हैं सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। देखिए डीएनए से ही डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन आरएनए से अगर डीएनए बना देते हैं हम, आरएनए से अगर डीएनए बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसी को सी डीएनए भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए ये म्यूटेशन से है, म्यूटेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ। एन्यूप्लैडी यूप्लैडी से देख लीजिएगा आप। एन्यूप्लैडी क्या कहलाता है, किसको कहते हैं, देखिए नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट्स रिमेन 2। जो क्रोमोजोम सेट्स होता है उसका संख्या तो 2 ही रहेगा। जैसे हम लोग में क्या है 2n सेट्स क्रोमोजोम है, 2n मतलब क्या है, सेट्स नंबर 2 है। बट देयर में भी एडिशन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोजोम। लेकिन एन्यूप्लैडी में क्या होगा, सेट्स तो 2 ही रहेगा, क्रोमोजोम का जो सेट है 2 ही रहेगा, लेकिन कुछ क्रोमोजोम का या तो एडिशन हो जाएगा या कुछ क्रोमोजोम का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। या तो कुछ क्रोमोजोम आ गया बाहर से या कुछ क्रोमोजोम चला गया। बाहर से तो नहीं, मतलब डीएनए जब रेप्लिकेट करते रहता है तो अगर मान लीजिए गलती हो गया, वहाँ पर रेप्लिकेशन में गलती हो गया ना, अगर प्रूफ रीडिंग सही से नहीं हो पाया तो वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। द कॉज ऑफ एन्यूप्लैडी इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग
गेमेटिक फॉर्मेशन। जो गेमिट मतलब एन्यूप्लॉइडी का कारण क्या है, तो याद रखिएगा नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। जो होमोलोगस क्रोमोजोम है सही से अलग नहीं हो पाता है तो गैमेट फॉर्मेशन के समय में उसी कारण एन्यूप्लॉइडी हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है, हाइपरप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। देखिए हाइपरप्लॉइडी का मतलब होता है वन और फ्यू क्रोमोजोम एक्स्ट्रा देन द नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर, कि एक या एक से ज़्यादा, यूजुअली एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है, तो यूजुअली एक, हम डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, वन और फ्यू क्रोमोजोम एक्स्ट्रा देन द नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर। जो नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर है जैसे 2n/46 है हम लोग में, अगर उसे एक भी ज़्यादा हो गया तो उसको कहेंगे हाइपरप्लॉइडी। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1। 2n तो था ही हमारे पास, एक एक्स्ट्रा आ गया 1, तो यही हो गया ट्राइसोमी। एनी वन क्रोमोजोम हैज़ 3 कॉपी, किसी एक क्रोमोजोम का 3 कॉपी हो जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या आप अपना ये ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी और एग्जाम में डाउन सिंड्रोम के बारे में और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में तो क्वेश्चन आता ही है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम 21। देखिए क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम 21 होता है उसका भी हमारे पास एक ही पेयर है। 21 का मान लीजिए एक ये क्रोमोजोम, 21 का एक क्रोमोजोम है, क्योंकि सबका एक पेयर है तो 21 का 2 ही। लेकिन जो जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, 3 कॉपी हो जाएगा। क्रोमोजोम 21 का कितना कॉपी, 3 कॉपी, इसी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम 21, ट्राइसोमी मतलब किसी एक क्रोमोजोम की 3 कॉपी हो जाना। दूसरा सुने होंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, रिप्रोडक्शन में इसके बारे में पढ़ाया गया है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, 44A + XXY। ह्यूमन का अगर मेल का देखें तो क्या होता है 44 + XY। जो मेल का क्रोमोजोम नंबर क्या है तो 46 है, 44 तो ये हो गया, और एक एक्स है एक वाई है, ये हो गया ह्यूमन का। लेकिन जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है, ओके, नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है गेमेटिक फॉर्मेशन के समय, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया, इसी को कहेंगे ट्राइसोमी या हाइपरप्लॉइडी, और ये एन्यूप्लॉइडी के अंदर इसको पढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। रहेगा तो ओवरऑल मेल, वाई है तो ओवरऑल मेल रहेगा, लेकिन कुछ फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएगा। गायनेकोमेस्टिया आप देखे होंगे, शॉर्ट सचर, हाइट छोटा होगा, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा देखते हैं टेट्रासोमी, मतलब 2n+2। ट्राइसोमी 2n+1 था, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, यहाँ एक्स्ट्रा 2 क्रोमोजोम, एनी वन क्रोमोजोम है 4 कॉपी, किसी एक क्रोमोजोम का 4 कॉपी हो जाएगा। जैसे सुपर फीमेल 44A + XXXX, फीमेल का क्या होना चाहिए था, नॉर्मल फीमेल 44 + XX, लेकिन चूंकि ट्राइसोमी हो गया, टेट्रासोमी हो गया, तो 2 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ गया, इसलिए 44 + XXXX, इसी को कहते हैं सुपर फीमेल। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोप्लॉइडी, वन और फ्यू क्रोमोजोम लेस देन द नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर। एक या एक से वन और फ्यू क्रोमोजोम, कुछ क्रोमोजोम की संख्या कम हो जाएगी नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर से। इसका एक एग्जाम्पल है मोनोसोमी 2n-1, एनी वन क्रोमोजोम हैज ओनली 1 कॉपी, किसी एक क्रोमोजोम का एक ही कॉपी, उसको क्या कहेंगे मोनोसोमी। जैसे टर्नर सिंड्रोम 44A + XO। XO मतलब क्या, कुछ नहीं एक्स है नहीं वाई वहाँ पर, तो ये फीमेल जो होती है अधिकतर 44A + XO, इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम याद रखिएगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम 44A + XXY था, और जो टर्नर सिंड्रोम है 44 + XO है। टर्नर सिंड्रोम मेल में था, ये फीमेल के अंदर होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए आप तो छोटा छोटा टॉपिक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप लोग पढ़े होंगे, मेंडल ने ये क्रॉस करवाया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, जब एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हम देखते हैं एट ए टाइम इन ए क्रॉस, देन इट इज कॉल्ड, किसी एक समय पर, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड सेलेक्टेड, इन मोनोहाइब्रिड मेंडल सेलेक्टेड टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, मेंडल ने टॉल और डॉर्फ प्लांट लिया था, तो पूरा क्रॉस आप लोग जानते होंगे। रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, पुन्नेट स्क्वायर जो हम लोग ये जो पढ़ते हैं ये क्या है, तो पुन्नेट स्क्वायर है, इस प्रकार से बना के यही है पुन्नेट स्क्वायर। इसको किसने दिया था, तो रेजिनाल्ड सी पुन्नेट ने दिया था। इसके बारे में भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, कि पुन्नेट स्क्वायर वाज गिवन बाय, तो रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, ठीक। इसमें सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो है 1:1, ठीक, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो।
नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ आपको अगर ये सब इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर देखें, वहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए स्पेशल क्रॉस, कुछ जो स्पेशल क्रॉस है उसके बारे में देखते हैं। जैसे है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? F1 प्रोजनी क्रॉस्ड विद आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट। जो F1 प्रोजनी बनता है मेंटल, जैसे मान लीजिए टॉल और डॉर्फ लिया है, एक कैपिटल टी लिया है, एक स्मॉल टी लिया है, इसका जो क्रॉस कराएंगे तो टी बनेगा। ये भी क्या होगा? टॉल ही बनेगा क्योंकि डोमिनेंट है यहाँ पर। तो F1 प्रोजनी इसी को कहते हैं F1, मतलब पहली बार क्रॉस करके जो आया उसी को कहते हैं F1। F1 प्रोजनी को किसी के साथ या तो आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट, किसी या तो डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दे तो उसी को कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक, डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है, एक होता है आउट क्रॉस और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस देखिए F1 क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट, अगर F1 को हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा दे तो उसको कहेंगे आउट क्रॉस। इसके अंदर क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस ऑल डोमिनेंट प्रोजनी। ये पूरा, इसमें जो पूरा प्रोजनी बनेगा ना क्रॉस करने के बाद, सारा का सारा सब डोमिनेंट ही होगा। जैसे मान लीजिए ये F1 था जिसको डोमिनेंट के साथ क्रॉस करा दिए, तो देखिए यहाँ टी बना और कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये दोनों तो टॉल ही बन गया। तो आउट क्रॉस में सारा का सारा क्या बनता है? टॉल ही बनता है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस। ठीक, अधिकतर जो क्वेश्चन आता है टेस्ट क्रॉस से आता है। देखिए F1 और हेट्रोजाइगस, जो F1 था हेट्रोजाइगस था, उसको क्रॉस कराया जाता है रिसेसिव पेरेंट से। ठीक, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है। बस ये ध्यान रखेंगे कि F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट थोड़ा डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देख लेते हैं फटाफट। फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या है? तो 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? तो 1:1 2:4:2 1:1। ठीक, 1:1 2:4:2 1:1 ये जीनोटाइपिक रेशियो था। जैसे वहाँ था 1:1, यहाँ है 1:1 2:4:2 1:1। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये सब नंबर ऑफ फिनोटाइप्स और नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपके लेवल का। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से, देखिएगा अधिकतर क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको भी जानना थोड़ा ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देखिए टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या कहते हैं? व्हेन सेंट्रोमियर इज टर्मिनल और लोकेटेड एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ओके, सर्कल वाला जो हम दिखा रहे हैं सेंट्रोमियर है। जब सेंट्रोमियर क्या हो? टर्मिनल हो। टर्मिनल मतलब क्या? सबसे ऊपर हो या क्रोमोसोम के टिप पर हो। ये क्रोमोसोम के टिप पर है, इसी प्रकार के क्रोमोसोम को कहते हैं इसी प्रकार के क्रोमोसोम के शेप को कहते हैं टीलोसेंट्रिक। जो सेंट्रोमियर टीला पर हो, टीला मतलब क्या? एकदम ऊपर हो। तो इसमें जो क्रोमोसोम का शेप होता है आई शेप होता है, ये लगभग आई शेप होता है, इसी को इसको टीलोसेंट्रिक को आई शेप, इसका शेप भी ध्यान रखिएगा, आई शेप क्रोमोसोम होता है। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। व्हेन द सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल, मतलब सेंट्रोमियर हल्का नीचे हो, उसको कहते हैं सब टर्मिनल, और लोकेटेड नियर द टिप, टिप के हल्का नीचे हो। ठीक, इस केस में एक शॉर्ट आर्म बनता है, एक लॉन्ग आर्म बनता है। देखिए ये है एक्रोसेंट्रिक, ये है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें एक शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है। जो शॉर्ट आर्म इसी को कहते हैं पी आर्म, और जो लॉन्ग आर्म होता है इसी को कहते हैं क्यू आर्म। ध्यान रखिएगा, इसमें इसका रेशियो पूछ सकता है, हो सकता है एक्रोसेंट्रिक में P/Q का रेशियो पूछ ले, तो बताइए P/Q का रेशियो क्या होगा? स्मॉल होगा। लेकिन वही Q/P का रेशियो क्या होगा? तो ज़्यादा होगा, क्योंकि P छोटा है और Q बड़ा है, तो छोटे को बड़े से भागा दीजिए तो कम ही आएगा। तो रेशियो आप निकाल सकते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट आर्म को पी आर्म कहते हैं और पेटाइट आर्म भी कहते हैं, और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आर्म के बारे में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो चूँकि हम देखते रहते हैं तो हमें बहुत क्वेश्चन सब याद है, इतना ही काम ही करते रहते हैं, तो इसे आपको बीच बीच में बताते रहते हैं कि ये सब क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट मेटासेंट्रिक। व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द मिड ऑफ द क्रोमोसोम, जब सेंट्रोमियर एकदम मेटासेंट्रिक मतलब क्या? बीच में हो, उसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। देखिए यहाँ पर बीच में, इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक व्हेन द सेंट्रोमियर लोकेटेड नियर और मिड पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम, जब सेंट्रोमियर हल्का नियर मिड देखिए ये मिड है, मिड से हल्का ऊपर आके तो उसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, मतलब हल्का ऊपर। ठीक, एक शेप याद कर लीजिए, जो मेटासेंट्रिक है उसका जो क्रोमोसोम का शेप होगा वी शेप होगा, सब मेटासेंट्रिक एल शेप होगा, एक्रोसेंट्रिक का शेप क्या होता है? जे शेप होता है, और टीलोसेंट्रिक का शेप होता है आई शेप होता है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, मेटासेंट्रिक वी शेप एम वी, सब मेटासेंट्रिक एल शेप, एक्रोसेंट्रिक जे शेप अजय, टीलोसेंट्रिक आई शेप। ओके, तो ये हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन जो हमको अच्छा लगा, जो आपके सिलेबस में जो हाईलाइट था, ये हाईलाइटेड सब था, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ था जिसको हम आपको बता दिए।
और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आपको ये सब वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत बच्चे मेरा वीडियो देख लेते हैं और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ तो जाता नहीं है। प्लीज़ आप भी कभी अगर वीडियो बनाएगा इस प्रकार से किसी भी प्रकार का, तो आप भी चाहिएगा कि आपका जो वीडियो देखे वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ज्ञान की चीज़ है, उसको भी पता होना चाहिए, उसको भी अच्छा नंबर आ जाए भाई। सब पढ़े सब बढ़े। धन्यवाद। और आप अगर डायरेक्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई मैसेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर का व्हाट्सअप नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वो भी देख लीजिए। धन्यवाद।